नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुद्राक्ष श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल आज के दिन क्यूरोसिटी पर। आज हम मैथ के अंतर्गत कक्षा 9 में एक्सरसाइज 13.7 करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम कोण के आयतन के बारे में समझेंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। इसके पश्चात एक्सरसाइज 13.7 के सभी सवालों को हल करेंगे। यदि आप किसी प्रश्न विशेष को देखने के लिए इस वीडियो पर आए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प का प्रयोग करके उस प्रश्न को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना कि कोण का आयतन किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये कोण है। कोण इस प्रकार की आकृति की होती है। इसमें ऊपर की तरफ एक वृत्ताकार पथ होता है जिसकी एक त्रिज्या होती है और साथ ही साथ एक सीधी ऊंचाई होती है और एक तिरछी ऊंचाई होती है। ये सब हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं जिसमें एक्सरसाइज 13.3 मैंने करवाई थी। अब इसके बाद जानते हैं कि इसका आयतन किस तरीके से निकाला जाता है। पिछले वीडियो में हमने इसके वक्रपृष्ठ के बारे में जाना था कि वो किस तरीके से निकाला जाता है। वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में ये वाला पृष्ठ आता है और संपूर्ण पृष्ठ में इसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। आज हम जानेंगे कि इसका आयतन किस तरीके से निकाला जाता है। इसका आयतन निकालने के लिए विधि ये बताई गई है कि यदि हम समान आकार के एक शंकु को ले लें और एक बेलन को ले लें। समान आकार का मतलब ये है कि इसकी त्रिज्या और उस बेलन की त्रिज्या जिसको हम ले रहे हैं वो दोनों बराबर हों। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई और उस बेलन की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर हों। यदि हम इस तरह के एक शंकु और एक बेलन को ले लेते हैं जिनकी ऊंचाइयां और जिनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। ये बेलन ले लिया हमने और इसी आकार का एक शंकु ले लिया। अब दोनों की ऊंचाइयां और त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं। त्रिज्या इसकी भी आर है और इसकी त्रिज्या भी आर है। इसकी ऊंचाई भी एच है और इसकी ऊंचाई भी एच है। तो यदि हम इस प्रकार के दो बर्तनों को लें, एक बेलन हो और दूसरा शंकु हो, और शंकु से यदि हम रेत भर भर के इसमें डालेंगे, रेत कह सकते हैं, पानी कह सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। अगर हम इस शंकु में रेत भर के इस बेलन में डालेंगे इस तरह से, तो 3 बार डालने पर यह बेलन पूरी तरह से भर जाएगा। मतलब आपने ये शंकु लिया, एक इसी आकार का बेलन लिया, इसमें रेत भरी, फिर इस बेलन में डाल दी, फिर इसमें रेत भरी, फिर इस बेलन में डाल दी, फिर रेत भरी, फिर बेलन में डाल दी। जब आप ऐसा 3 बार करेंगे तब ये जाके पूरी तरीके से भर जाएगा। और इससे हमें ये बात पता चलेगी कि एक शंकु को 3 बार भर के जब बेलन में डाला जाएगा तो वो शंकु जो है इस बेलन के आयतन को पूरी तरह से एक्वायर कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। और अगर इसी को उल्टी भाषा में कहें, उल्टी भाषा में कहने का मतलब ये है कि इस बेलन के आयतन का 1/3 भाग ये शंकु होगा। इसका 3 गुना है, 3 बार डालने पे भर रहा है, तो फिर इसका 1/3 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसका 1/3 भाग लें तो वो उसी शंकु का आयतन हो जाएगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 अर्थात 1/3 होता है। चूंकि पिछली एक्सरसाइजेज में हम ये बात जान चुके हैं कि शंकु का बेलन का आयतन क्या होता है। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर, जहां पे त्रिज्या है, और स्क्वायर एच, जहां पे एच ऊंचाई है। यदि इसी आयतन का हम 1/3 कर दें तो वो हमारा बन जाएगा शंकु का आयतन। तो इससे शंकु के आयतन का सूत्र क्या निकल के आया? शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र निकल के आ गया 1/3, 1/3 कर दिया किसका? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेलन के आयतन का। यही शंकु के आयतन का सूत्र होता है। इसी सूत्र का प्रयोग हम इस एक्सरसाइज में करेंगे और सभी सवालों को पूरी तरह से हल करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा शंकु का आयतन क्या होता है। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल पे।
पहला सवाल ये कह रहा है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। और दूसरा इसी का पार्ट दिया गया है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है। सबसे पहले आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे एक शंकु बना लेता हूं। यहाँ पे इसकी त्रिज्या दी गई है। पहले सवाल को हम पहले हल करते हैं। पहला पार्ट, इसकी त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 7 सेंटीमीटर, यानी कि R का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर और H का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा है कि शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। तो इसी सूत्र को लगा देते हैं। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। यहाँ पे पहले ही बात कह दी गई है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही लीजिए। तो यहाँ पे हम पाई का मान 22/7 ही लेंगे। 1/3 गुणे 22/7 गुणे R का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो गया, गुणे H यानी कि ऐसे ही आ जाएगा 7। अब इसी को हम लोग हल कर लेते हैं। 7 से 7 कट गया। फिर उसके बाद में जब इसको 6 संग 36 हो जाएगा और 3 से इसको भाग कर देंगे। जब आप इसको पूरी तरह से हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि किसी भी आयतन को हमेशा मात्रक के क्यूब लगाकर लिखा जाता है। यहाँ पे मात्रक सेंटीमीटर चल रहा था, इसीलिए इसका आयतन का सूत्र आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यदि ये मीटर में चल रहा होता तो मीटर क्यूब आ जाता। किसी भी आयतन को मात्रक पे क्यूब लगाकर ही लिखा जाता है। इस तरह से पहले सवाल का पहला पार्ट हल हो गया। इसी तरीके से सेम टू सेम दूसरा सवाल भी है, दूसरा पार्ट भी है, तो चलिए उसको भी हल कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है कि R दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और H यानी कि ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब यहां पे भी शंकु के आयतन का सूत्र लगा देते हैं। तो आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब 1/3 ऐसे ही रहेगा। पाई का मान 22/7, R का मान 3.5 का स्क्वायर और गुणे H का मान 12। इस तरह से ये आ गया। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। अब जब इसको हल करेंगे तो 3 से सबसे पहले ये 12 कट जाएगा, 4 आ जाएगा और फिर जब इसको हल किया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको हल करेंगे तो यहां से ये दशमलव हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो 35/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसको जब हल किया जाएगा तो 22/7 इस तरह से रहेगा और 35/10 गुणे 35/10 और 4 वो 12 वाला जो कटा था उसका 4, और जब इसको यहां से काट के हल करेंगे तो हमारा आंसर 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों सवाल पहले पार्ट के हल हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। तो अगला सवाल हमारा कह रहा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। हम आपको पहले ही ये बात बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि धारिता का मतलब आयतन होता है। धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी, और किसी बर्तन की कैपेसिटी उतनी ही होती है जितना उसका आयतन होता है। तो धारिता निकालने का मतलब हो गया उसका आयतन निकालना। तो लीटर में हमें धारिता ज्ञात करनी है, अर्थात लीटर में आयतन ज्ञात करना है। और जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और त्रिज्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी गई है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रिज्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी गई है। तो चलिए सेकंड सवाल के दोनों सवालों को हल करते हैं। तो सेकंड सवाल में पहला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे R का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है और त्रिज्यक ऊंचाई यानी कि L का मान 25 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पे मैं साइड में एक चित्र बना लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से ये बात समझ में आ जाए।
यहाँ पे आर का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ये तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे h का मान हमको नहीं पता है और जब भी हम आयतन का सूत्र लगाते हैं तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। r भी आता है h भी आता है और h का मान तो हमको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम h का मान निकालेंगे और उसके बाद हम आयतन का सूत्र लगा के इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी 25 सेंटीमीटर है और ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। इस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हमारा सवाल आगे का हल होगा। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको हल करते हैं। प्रमेय से तो उस प्रमेय के अनुसार यानी कि ये एल स्क्वायर ये है हमारा एल तिरछी ऊंचाई ये है आर। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एल का मान हो गया 25 का स्क्वायर और h का स्क्वायर हो गया यहाँ पे पता ही नहीं है क्योंकि यही तो निकालना है और r का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और ये 25 का आ जाएगा 625 और ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49 और जिसको यहाँ पे साइड में हल कर लेते हैं तो h स्क्वायर और ये 49 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 625 माइनस 49 बराबर 576 और एच स्क्वायर का रूट इधर पहुंच जाएगा तो ये रूट 576 आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एच का मान 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हम यहाँ पे आयतन का सूत्र लगा के आयतन निकाल सकते हैं। तो चलिए आयतन निकाल लेते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1/3 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। पाई का मान 22/7 रख देते हैं। आर का मान हमने अभी देखा था कि 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और एच का मान हमें दिया अभी हमने निकाला है वो निकला है 24। इस तरह से जब हम इसको हल करेंगे 1/3 ये हो जाएगा और ये 22/7 गुणे 7 जानबूझ के ऐसा हमने लिखा है ताकि ये 7 और ये 7 कट जाए। फिर उसके बाद में 3 से 3 कम 3 3 8 24 इस तरह से ये कट जाएगा। फिर 22 7 और 8 की जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। 1232 सेंटीमीटर क्यूब और इसको बनाना है हमको लीटर में। तो हम ये बात जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है वो हो जाएगा 1/1000 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बारे में हमें पता है और 1232 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो इसीलिए 1232 से गुणा कर दी जाएगी। तो 1232 बराबर 1/1000 गुणे 1232 यानी कि यहाँ पे हम 1/1000 से गुणा कर देंगे ताकि ये सेंटीमीटर क्यूब हमारा हट जाए और क्या आ जाए लीटर आ जाए। ये गुणा कर दी ताकि हमारा लीटर आ गया, सेंटीमीटर क्यूब हट गया और लीटर आ गया। और यहीं से जब हम इसको भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ पे होगा, 3 स्थान बाईं तरफ खिसक जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 1.232 लीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से दूसरे सवाल का पहला पार्ट भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं सेकंड सवाल के सेकंड पार्ट पे। इस सेकंड पार्ट में ऊंचाई दी गई है, इस सेकंड पार्ट में ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या नहीं दी गई है। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट में हमको दिया गया है h।
एच का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर और एल का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर। पिछली बार की तरह यहाँ पे फिर से चित्र को बना लेते हैं। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दी गई है एच, एच मतलब ये सीधी ऊंचाई, ये हो गई 12 सेंटीमीटर और एल का मान दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ये तिरछी ऊंचाई हो गई। ये हो गई एल, ये हो गई एच। इस आर का मान हमको नहीं पता है और जब तक हमें आर का मान नहीं पता है हम धारिता यानी कि आयतन नहीं निकाल सकते हैं। तो इस धारिता अर्थात आयतन को निकालने के लिए पहले हमें आर निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल पिछले वाले सवाल की ही तरह हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो ये प्रमेय क्या कहती है कि एल स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात एल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात एच का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है आर तो आर का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल का मान रख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 आएगा और आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। और जब हम इसको यहाँ पे हल करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। जब हम इसको घटाएंगे 9 से 4 जाएगा बचेगा 5 तो और 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2 यानी कि 25 और इसका रूट निकालने पे आ जाएगा 5। तो 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आर का आ गया। अब इसके पश्चात हम आयतन निकालते हैं शंकु का। शंकु के आयतन का सूत्र हम लोग जानते हैं कि शंकु के आयतन का सूत्र होता है, शंकु का आयतन इस बार नहीं लिखेंगे, इस बार क्वेश्चन में जैसा कहा गया है धारिता वैसे ही धारिता लिखेंगे। शंकु की धारिता बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन धारिता बराबर है 1/3 गुणे पाई, पाई का मान 22/7 और गुणे आर स्क्वायर, आर का मान 5 है, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा करनी है तो 5 गुणे 5 और गुणे एच, एच का मान 12 दिया गया है। अब चलिए इसको काट लेते हैं, 3 से 3 चक्कू 12। फिर उसके बाद में और तो कहीं कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा है तो अब इसकी सीधे गुणाई कर देते हैं। 5 में 25 और 25 चक्कू 100, 100 से गुणा होगी तो आ जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम पिछले सवाल की तरह फिर से लीटर में बदलेंगे। तो लीटर में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे 1/1000 से गुणा करनी होगी अर्थात 2200/7 गुणे 1/1000 तो ये हो गया हमारा लीटर। अब ये 2 0 कट गए और 10 से जब इसको भाग करेंगे, भाग क्या करेंगे चलिए यहाँ पे कर ही लेते हैं, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 11 आ जाएगा तो 11/7 बचे 35 तो 11/35 लीटर, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से सेकंड सवाल का सेकंड पार्ट भी हल हो गया। धारिता और आयतन सेम थे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यही सूत्र लगा दिया गया और इसके पश्चात हल करने के बाद में हमारा आंसर 11/35 लीटर आ गया। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में अगर चेंज करना है तो हमेशा हम 1/1000 से ही गुणा करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल, तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो यानी कि एक शंकु दिया गया है, उसका आयतन दिया गया है, उसकी ऊंचाई दी गई है। तो सबसे पहले समझने के लिए हम यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं। इस शंकु का आयतन दिया गया है और इसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई अर्थात ये एच वाली ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। यदि ये तिर्यक ऊंचाई होती तो आपसे तिर्यक ऊंचाई कही जाएगी, अगर ना कहा जाए तो इसका मतलब यही समझिए कि ये एच वाली सीधी ऊंचाई है। यहाँ पे आर का मान हमें निकालना है और इसका आयतन दिया गया है। तो शंकु का
आयतन बराबर 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा तीसरा सवाल चल रहा है। अब शंकु के आयतन का सूत्र हम लोग जानते हैं, 1/3 गुणे पाई गुणे आर का स्क्वायर और गुणे एच बराबर 1570 आ गया। अब यहाँ पे चलिए सभी मानों को रख लेते हैं, 1/3 ऐसे ही रहेगा। पाई का मान क्वेश्चन में ही कहा गया है कि 3.14 रखिए, तो 3.14 रख देंगे। अब आर का मान तो हमें निकालना ही है और एच का मान 15 दिया गया है। इस तरह से सभी मानों को हम लोगों ने रख दिया। अब इसके बाद में आर स्क्वायर को इधर रखेंगे और 1570 को उधर, और शेष सभी चीजों को 1570 के पास पहुंचाएंगे। 3 नीचे है तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा। 3.14 और 15 ऊपर है तो ये जाके नीचे हो जाएगा। 3.14 गुणे 15। अब ये 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 एकम 5 और 5 तियां 15 और फिर 5 एकम 5 आया 2 और 5 चक्कू 20। 3.14 से जब हम इस 314 को भाग करेंगे तो आप साफ देख सकते हैं कि इसको भाग करने पे 100 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 और स्क्वायर का जाएगा रूट उस पे, तो यानी कि आर बराबर हो जाएगा √100 और √100 का मतलब है 10। तो 10 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई। इस आर त्रिज्या का मान निकल आया 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, चौथे सवाल पे। तो चौथा सवाल हमारा कह रहा है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करिए। तो यानी कि एक शंकु हमको दिया गया है, पिछले वाले सवाल की ही तरह इसमें ऊंचाई भी दी गई है, अब की से इसमें त्रिज्या की बजाय व्यास पूछा गया है। हम ये बात जानते हैं कि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, अर्थात पिछले वाले सवाल की ही तरह हम इसमें त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर उसका दोगुना कर देंगे। इससे हमें आधार का व्यास ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं। इस चित्र में हमें h का मान दिया गया है 9 सेंटीमीटर और r का मान हमको नहीं पता है। r यहां से यहां तक की आधी दूरी होगी, इसी का दुगना कर देंगे तो पूरी दूरी व्यास बन जाएगी। इस पूरी दूरी को ही हमको निकालना है। तो चलिए पहले r निकाल लेते हैं और बाद में इसका दुगना कर देते हैं। तो चौथा सवाल में सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके आधार का व्यास हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम लिखते हैं शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच 48 पाई। सबसे पहले तो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और 1/3 ऐसे ही रहेगा और r का मान तो हमें निकालना है तो आर स्क्वायर भी ऐसे ही, और h का मान हमें पता है 9 सेंटीमीटर, तो h हो गया 9 बराबर 48। 3 से 3 तियां 9, फिर 3 से ये सामने कट जाएगा, 3 कम 3, 3 आया 3 छक्का 18, r बराबर 16 का रूट। इस तरह से अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो r का मान तो आ गया 4, लेकिन हमें चाहिए था व्यास। व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि 2 गुणे r बराबर 2 गुणे 4 अर्थात आ गया 8 सेंटीमीटर। इस तरह से ये सवाल भी हमारा हल हो गया। हमने शंकु के आयतन का सूत्र रख दिया और फिर उसके बाद में उसको हल करते हुए r का मान ले आए, r का दोगुना कर दिया और हमारा व्यास आ गया। इस तरह से चौथा सवाल भी हल हो गया। अब बढ़ते हैं पांचवें सवाल पे। तो पांचवा सवाल हमारा कह रहा है, ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर शंकु वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, यानी कि एक गड्ढा बना है जो कि शंकु के आकार का है। उसका व्यास दिया गया है 3.5 मीटर और उसकी गहराई दी गई है 12 मीटर। इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है।
तो सबसे पहले हम इसकी धारिता अर्थात आयतन ज्ञात करते हैं। धारिता और आयतन एक ही चीज होती है। तो आयतन ज्ञात करने के पश्चात में हम इसको देखेंगे कि किलोलीटर में इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इसका आयतन। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए एक शंकु बना लेते हैं। ये शंकु हमारा बन गया इस तरह से। अब इसके पश्चात में इसका व्यास दिया गया है, यानी कि दोनों कोनों के बीच की दूरी वो दी गई है 3.5 मीटर। और उसके बाद में क्या दिया गया है, उसके बाद में गड्ढा कितना गहरा है, गहराई दी गई है 12 मीटर। अब आप इसको देख के समझ गए होंगे कि इस शंकु के लिए गहराई का मतलब है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये हमारी जमीन है और उसमें इस तरह से ये गड्ढा बना हुआ है। अगर आप इसको एक गड्ढे की तरह ना देख करके एक शंकु की तरह देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये गहराई वास्तव में शंकु के लिए ऊंचाई का काम कर रही है। और ये 3.5 मीटर का जो व्यास है इसको आधी करके हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो इस सवाल को देखने के बाद में आपको दो बातें क्लियर हो गई होंगी। कौन कौन सी दो बातें? एक तो h का मान हमें दिया गया है 12 मीटर और दूसरा दिया गया है d यानी कि व्यास का मान 3.5 मीटर। d से हम r निकालेंगे क्योंकि r त्रिज्या होती है और वो व्यास की आधी हो जाएगी। तो 3.5 बटे 2 मीटर ये हमारी त्रिज्या निकल आई। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसकी धारिता। तो धारिता अर्थात आयतन बराबर 1/3 पाई r² h। हम जानते हैं कि इसके आयतन का यही सूत्र होता है। तो चलिए रख देते हैं सभी मानों को। 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान आ गया 3.5/2 का होल स्क्वायर गुणे और h का मान दिया गया है 12। तो सबसे पहले 3 से ये 12 काट देंगे, 3 चक्कू 12, 4 आ जाएगा। ये एक यहाँ पे नहीं होगा। फिर उसके पश्चात में हम इसको आगे हल करते हैं। 22/7 गुणे 3.5/2 गुणे 3.5/2 गुणे 4। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इसके आगे हल करते हैं। तो 2 से ये 4 पूरी तरीके से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और पूरा ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में 7 से इसको काटेंगे। जब 7 से इसको काटेंगे तो 7 बचे 35, लेकिन इस दशमलव को लगा देंगे पहले क्योंकि यहाँ पे 3 तो जा नहीं रहा था, इसलिए जब काटा तो हमें दशमलव लेना पड़ा और इसी कारण से दशमलव इस 5 से पहले लग गया। 0.5 हमारा आंसर यहाँ पे आया है, ये चीज आई है। अब इसके पश्चात में इसको कर लेते हैं गुणा, और जब हम इसको गुणा कर लेंगे तो हमारा जो आंसर हमें डिजायर था उसके करीब हम पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी गुणा। तो जब हम इसकी गुणा कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब को हम लोगों को बदलना है किलोलीटर में, क्योंकि आंसर हमें किलोलीटर में चाहिए जो कि प्रश्न में पूछा गया है। तो इस मीटर क्यूब को किलोलीटर में बदलने के लिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब का मान होता है 1000 लीटर। तो सबसे पहले तो हम इस मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे और लीटर में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 38.5 गुणे 1000, तो ये बन गया लीटर। अच्छा, आप जानते हैं कि जब हम 1000 ग्राम होता है तो उस 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो यानी कि हम ये बात समझ सकते हैं यहाँ पे कि 1000 के लिए हम किलो शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर 1000 ग्राम है तो उसे हम 1 किलोग्राम लिख लेते हैं। यानी कि 1000 वाली इकाई के लिए हम किलो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो 1000 लिखा हुआ है इसके लिए भी हम किलो शब्द का प्रयोग
कर सकते हैं, तो हमारा आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 38.5। और इसके लिए हमने किलो शब्द प्रयोग कर लिया और ये हो गया लीटर, तो ऐसे ही लिखा रहेगा। तो हमारा आंसर आ गया 38.5 किलोलीटर। इस तरह से हमारा आंसर किलोलीटर में हमें ज्ञात हो गया। मीटर क्यूब को हम लोगों ने चेंज किया लीटर में, तो वो हो गया 1000 से गुणा करने के बाद में 38.5 गुणे 1000 लीटर। अब हम इस बात से इसको समझ सकते हैं कि 1000 ग्राम को अगर हम 1 किलोग्राम लिख सकते हैं, यानी कि इस 1000 को हम किलो शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 1000 के लिए किलो शब्द प्रयोग कर लिया जाएगा। अगर कहीं पे ये बात लिखी हो 1/10⁹, तो इसको ऊपर जाने पे हम लिख सकते हैं, फिजिक्स में आप ये बात समझ सकते होंगे कि 1/10⁻⁹। इसी 10⁻⁹ को ही कभी कभी हम लोग नैनो लिख देते हैं, नैनो। उसी तरीके से 10 की घात जब 3 हुआ करती है ऊपर, तो उस 3 घात यानी कि 3 जीरो को किलो लिख लिया जाता है। इस तरह से कई प्रकार के प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसको आप फिजिक्स में बेहतर ढंग से पढ़े होंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। 1000 को लिख लिया किलो, तो किलोलीटर में हमारा आंसर आ गया। इस तरह से ये सवाल हमारा हल हो गया। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब जानते हैं छठा सवाल हमारा क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। तो शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो 3 बातें हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। पहला तो इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, दूसरा इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, और तीसरा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं। ये हमारा शंकु बन गया। इसके आधार का व्यास दिया गया है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी वो दी गई है 28 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में इसका आयतन दिया गया है। तो d हमारा हो गया व्यास, d हमारा हो गया व्यास, तो 28 सेंटीमीटर हो गया। r निकल आएगा d/2, और तो ये हो गया 28/2, यानी कि 14 सेंटीमीटर। r का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। इस शंकु का आयतन दिया गया है। शंकु का आयतन बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस शंकु के आयतन का सूत्र हम लोग जानते हैं कि ये होता है 1/3 गुणे पाई r स्क्वायर h बराबर 9856। तो जो पहला सवाल हमारा पूछा गया है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, अर्थात हमें h ज्ञात करना है। तो अब आप यहां से समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे सारे मानों को रख देंगे और उसके पश्चात में हल करने के बाद में h का मान निकल आएगा। तो छठे सवाल का पहला पार्ट तो हम यहीं पे ही हल कर लेते हैं। तो 1/3 गुणे पाई का मान हो गया 22/7 गुणे r स्क्वायर, r का मान है तो 14, और तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 14 की 2 बार गुणा हो जाएगी। गुणे h ऐसे ही लिख देंगे, और फिर 9856 भी ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब इसको चलिए करते हैं आगे हल। इसको आगे हल करने के लिए h को यहीं पे रख लेते हैं, और 9856 गुणे नीचे वाली चीजें ऊपर पहुंच जाएंगी 3 और गुणे 7, तो ये ऊपर पहुंच गया, और ये ऊपर वाली चीजें नीचे पहुंच जाएंगी। तो 22, 14 और 14 ये नीचे पहुंच गए। 22 गुणे 14 गुणे 14। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर उसके बाद में यहां से इसको काट देते हैं। 14 7 98, और फिर उसके बाद में 5 ऐसे ही उतर आएगा तो 0 हो जाएगा, और फिर 6 आ जाएगा तो 14 चक्कू 56, 4 आ जाएगा। फिर इस 2 से कट जाएगा, 2 तियां 6, फिर आएगा 1 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 352। फिर हम कोशिश करते हैं इस 352 को भी काटने की आगे। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 352 गुणे 3, और नीचे हमारे पास बचा 22। तो अब यहाँ पे इससे 2 से काट लेते हैं, 2 से ये 11 बन गया, और ये 2 एकम 2 आया 1, 2 सते 14 आया 1, 2 छंग 12। तो और 11 से फिर इसको काटते हैं, तो
तो 11 एकम 11 आया 6, तो 11 चंगा 66, तो ऊपर बच गया 16 गुणे 3, और 16 गुणे 3 यानी कि 16 तिया 48, तो 48 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ऊंचाई निकल आई 48 सेंटीमीटर। इस तरह से ये पहला पार्ट हल हो गया। हमने यहाँ पे सूत्र रखा और उसके बाद में हल करते हुए आए और हल करके हमारे h का मान निकल आया। अब इसके पश्चात में हम तिर्यक ऊंचाई याद करते हैं। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है तिरछी ऊंचाई। एक तो है ये सीधी ऊंचाई जो कि अभी हम लोगों ने h निकाला, जो कि निकला है 48 सेंटीमीटर, और दूसरी होती है ये तिर्यक ऊंचाई तिरछी वाली L। इसी L को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि L का स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर प्लस 28, अर्थात 28 नहीं होगा, 28/2 यानी कि 14 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर, आर यहां से यहां तक ही तो लिया जाएगा, इसीलिए 28 ना हो करके त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे L का मान निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं L का मान। तो सेकंड पार्ट में हम लोग निकालते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई अर्थात L का मान निकालने के लिए लिख देते हैं पहले पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रमेय के अनुसार L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसके मान रख देते हैं। तो L स्क्वायर h स्क्वायर का मान 48 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर का मान 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो L स्क्वायर बराबर आ जाएगा 48 का स्क्वायर 2304, 48 का स्क्वायर आ गया 2304 और 14 का स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा 2500, और फिर इस 2500 में ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा, तो वो आंसर में आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। यही हमारे L का मान आ गया। तो L का मान अर्थात तिरछी ऊंचाई का मान आ गया 50 सेंटीमीटर। अब हमें तीसरी चीज ज्ञात करनी है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो अब पाई आर एल सूत्र लगा के ही इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल देते हैं, क्योंकि हमें पाई का तो मान पता ही है, आर का मान भी पता है और एल भी हमने निकाल लिया है। तो चलिए निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब कर्व्ड, तो कर्व्ड एरिया कौन सा है? ये वाला कर्व्ड एरिया, ये है हमारा कर्व्ड एरिया, इसी का क्षेत्रफल पूछा गया है, इसी का सूत्र होता है पाई आर एल। तो इसके सूत्र को रख देते हैं और इसका मान निकाल लेते हैं। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 14 और एल का मान हमने अभी अभी निकाला था 50 सेंटीमीटर। तो अब यहां से इसको हल कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14 और 50 दूनी 100 और 22 की गुणा होगी तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि आयतन में क्यूब लगता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, इसीलिए 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से छठे सवाल का तीसरा पार्ट भी हल हो गया। तो अब बढ़ते हैं 7वें सवाल पे। तो 7वां सवाल हमारा यहाँ पे कह रहा है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बता दिया है कि जब भी हम किसी समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं तो हमारा शंकु प्राप्त होता है। यदि हम किसी समकोण त्रिभुज को उसके किसी भी भुजा के परितः घुमाएंगे तो हमारा शंकु प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ये बात होती कैसे है कि किस तरह से एक समकोण त्रिभुज को घुमाने पे हमें
कोण यानी कि शंकु प्राप्त हो जाता है। ये होता कैसे है, इसे आप अपनी स्क्रीन पे इस समय देख रहे होंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज को घुमाया जा रहा है, और इस एनिमेशन के थ्रू आप ये समझ रहे होंगे कि उसको घुमाने पे किस तरह से एक शंकु का निर्माण होता है। तो अब आप इस एनिमेशन में ये बात देख रहे होंगे कि हम जिस भुजा के परिता मतलब होता है चारों ओर, जिस भुजा के चारों ओर इसको घुमा रहे हैं वो वास्तव में इसकी ऊंचाई है, और जो भुजा सरफेस पे यानी कि सतह पे रखी हुई है और जो घूम रही है वो इसके लिए त्रिज्या का काम कर रही है। यानी कि अब आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि जो भुजा जिसके परिता घुमाया जा रहा है वो भुजा ऊंचाई बन गई है, और जिसको सरफेस से टच हो रही है जो भुजा वो हमारी त्रिज्या बन गई है। इस तरह से हम ये बात समझ गए हैं कि यदि इस क्वेश्चन के अनुसार 12 सेंटीमीटर भुजा के परिता अगर इसे घुमाया जाएगा तो ये भुजा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई बन जाएगी, और जिस भुजा के परिता जो कि नीचे रखी होगी वो भुजा कहलाएगी त्रिज्या। तो जब हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं तो नीचे रखी है भुजा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा हमारी त्रिज्या बन गई, और 12 के परिता घुमाया गया इसीलिए 12 बन गई हमारी ऊंचाई। और जो तीसरी वाली कर्ण बचा है वो सबसे बड़ी लंबाई है, वो आप एनिमेशन के थ्रू भी समझ गए होंगे कि वो हमारी तिरछी ऊंचाई बन जाती है। चूंकि आयतन में हमें तिरछी ऊंचाई का कोई काम होता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इस 13 सेंटीमीटर को नेग्लेक्ट कर देंगे, साइड में कर देंगे, और जो हमारी जरूरत की चीज है 12 सेंटीमीटर जो कि ऊंचाई बन गई है इसके परिता घुमाने पर, और 5 सेंटीमीटर जो कि सतह के टच में होने के कारण त्रिज्या बन गई है, इन दोनों का प्रयोग हम कर लेते हैं और इस सवाल को आगे हल करते हैं। तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे h बन गई, और 5 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पे ये हो गई r। तो इस तरह से आयतन प्राप्त करने के लिए हमारे पास सूत्र है, शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणे पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 गुणे पाई का मान हो गया 22/7, r का मान हो गया 5 का स्क्वायर, और h का मान हो गया 12, और इसको हम लोग हल कर लेते हैं। 22/7 गुणे 25 और h का मान 12। आइए इसको हल करते हैं। 3 से ये कट जाएगा, 3 छक्कू 12, और फिर 25 की 4 से गुणा होगी तो आ जाएगा 100। चूंकि आंसर में पाई को हल नहीं किया गया है, ऐसे ही रखा गया है, इसीलिए हम 22/7 को हल नहीं करेंगे, इसको सीधा सीधा पाई ही लिख देंगे, और 25 और 4 की गुणा होने के बाद में ये 100 बन जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये हमारा आयतन निकल आया। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एक समकोण त्रिभुज को घुमाने पे वो कोण में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इसी तरह से अगले सवाल को भी हल कर लेते हैं, 8वां सवाल। तो 8वां सवाल भी ऐसे ही कह रहा है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब की इसे 12 के परिता नहीं घुमाना है, अब की इसे 5 के परिता घुमाना है। अब अगर 5 के परिता घुमाया जाएगा तो 5 बन जाएगी ऊंचाई, और जो 12 सेंटीमीटर सतह के संपर्क में होगी वो घूमने के कारण बन जाएगी त्रिज्या। तो यानी कि h और r आपस में बदल जाएंगे, लेकिन जो 13 सेंटीमीटर है उसके तो परिता कुछ किया नहीं गया है, वो तो हमारा कर्ण ही है, तो वो वैसी की वैसी तिर्यक ऊंचाई बनी रहेगी। h और r आपस में चेंज हो जाएंगे। तो पिछली बार जो कि 12h था वो बन जाएगा आपकी से r, क्योंकि सतह के संपर्क में है और सतह के संपर्क में घूमा है, तो r का मान हो गया 12 बन गई त्रिज्या। अब 5 के परिता घुमाया गया है इसीलिए h का मान हो गया 5,
जिसके परिता घुमाते हैं वो चीज h बन जाती है, जैसा कि आप एनिमेशन के थ्रू अभी समझ भी चुके हैं। आपकी स्क्रीन पे वो एनिमेशन दिखाई भी दे रहा होगा। उस एनिमेशन के थ्रू आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जिस तरह से पिछले वाले 7वें सवाल में 12 के परिता घुमाया गया था तो वो 12 ऊंचाई बन गई थी और 5 सतह की संपर्क में था, इसीलिए 5 त्रिज्या बन गया था। अब की बार 5 के परिता घुमाया गया है, इसीलिए 5 यहाँ पे h यानी कि ऊंचाई बन गई है, और जो कि 12 सतह के संपर्क में थी वो 12 यहाँ पे त्रिज्या बन गई है। तो 8वें सवाल में r का मान हो गया 12 और h का मान हो गया 5। तो इस प्रकार जो ठोस प्राप्त हुआ है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए, आयतन तो बना तो शंकु ही है, तो शंकु का आयतन का सूत्र लगा देंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान हो जाएगा 12 का स्क्वायर और h का मान हो जाएगा 5। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। क्योंकि इसमें भी पाई को हल नहीं किया गया है, पाई को ऐसे ही रखा गया है, तो हम भी यहाँ पे पाई को हल नहीं करेंगे, पाई को ऐसे ही बनाए रखेंगे। फिर यहाँ पे 12 गुणे 12 लिख लेंगे और 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो 3 चौक 12 और 4 से जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और साथ ही साथ इस सवाल में यह भी कहा गया है कि प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 और 8 के क्वेश्चन में जो आंसर आए हैं उनका अनुपात भी ज्ञात करना है। तो दोनों आयतनों का अनुपात भी निकाल लेते हैं। दोनों आयतनों का अनुपात। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कहा गया है प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए, तो पहले 7 कहा गया है फिर 8 कहा गया है, तो इसका मतलब 7 वाले आंसर को ऊपर रखेंगे और 8 वाले आंसर को नीचे रखेंगे। तो प्रश्न 7 में प्राप्त ठोस का आयतन बटे प्रश्न 8 में प्राप्त ठोस का आयतन। तो 7 में जो ठोस प्राप्त हुआ था उसका आयतन था 100 पाई और नीचे आ जाएगा 8 में प्राप्त का आयतन। 8 में प्राप्त हुआ था 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और फिर 2 पंचे 10 और ये कट गया तो 12 आ गया। तो आंसर आ गया 5/12 यानी कि 5:12। तो दोनों में प्राप्त हुए ठोसों के आयतनों का अनुपात 5:12 निकल आया। इस प्रकार 8वां सवाल भी हल हो गया। अब बढ़ते हैं 9वें सवाल पे। आइए अंतिम सवाल को हल करते हैं। तो 9वां सवाल हमारा कह रहा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार की है। इसका आयतन हमें ज्ञात करना है और इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास की है। तो गेहूं की एक ढेरी पहले बना लेते हैं। इस तरह से गेहूं का ढेर लगा होगा। इसका व्यास दिया गया है और इसकी ऊंचाई दी गई है। तो ऊंचाई हमें दी गई है 3 मीटर और व्यास यानी कि ये पूरी दूरी दी गई है 10.5 मीटर। तो हमारे पास d का मान है 10.5 मीटर। तो d का आधा होता है r, तो r का मान निकल आएगा 10.5/2 मीटर। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ेगा। फिर इसको हम काट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकू 20, तो 21/4 मीटर। इस तरह से 21/4 यहाँ पे आ गया r का मान। फिर h का मान 3 हो गया, 3 मीटर। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन हम लोग ज्ञात कर लेंगे। आयतन का सूत्र भी हम लोग जानते हैं। आयतन बराबर 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान रख देते हैं 22/7 और आर का मान हो जाएगा
बटे 4 का स्क्वायर यानी कि 2 बार गुणा करनी है हमें, और h यानी कि 3। अब हम इसको कर लेते हैं हल। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। फिर उसके बाद में 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये कट गया। फिर उसके बाद में 7 एकम 7, 7 तिया 21। फिर उसके बाद में अब इससे आगे यहाँ पे हल नहीं हो पाएगा, तो नीचे आ जाएगा 4 दूनी 8, और फिर यहाँ पे जब ऊपर गुणा होगी तो हमारा आ जाएगा 693। और जब हम इससे इसको काट देंगे तो 8 × 64 बचा 5, फिर 53 आ गया, फिर 8 × 48, फिर यहाँ बचा 5, फिर दशमलव का 0 बढ़ाया, फिर 8 × 48, फिर 2 आ गया, 2 बच गया तो 2 में 0 बढ़ा करके हो गया 20, और फिर हो गया 8 दूनी 16, फिर 4 आ गया और 8 पंजे 40। इस तरह से 86.625 यही हमारा आंसर हो गया और आयतन हमारा निकल आया। तो इस तरह से आयतन निकला 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके आगे पूछा गया है इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ढेर लगा हुआ है इस तरह से, किसका, गेहूं का। चलिए मान लेते हैं इस तरह से यहाँ पे एक ढेर लगा हुआ है गेहूं का, उसके ऊपर हमें उसको कैनवास से ढका जाना है। तो मान लेते हैं कि ये कैनवास है और इससे हमने इस गेहूं को ढक दिया। तो हमें यहाँ पे वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वांछित यानी कि जितना हम कैनवास चाहते हैं वो कितना होगा, वो असल में इसका जितना ये कर्व्ड क्षेत्रफल है इसी के बराबर होगा। इसी कर्व्ड क्षेत्रफल के बराबर ही हमारा कैनवास लगेगा, क्योंकि इस सरफेस से जो है, इस वृत्ताकार जो क्षेत्रफल है इससे हमें कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगा फिर हम उसको ढक कैसे पाएंगे। तो ढकने के लिए हमें यहाँ पे इसको खुला ही रखना होगा, तो ये तो हमें नहीं चाहिए होगा, हमें केवल ये कर्व्ड एरिया चाहिए होगा। इस कर्व्ड एरिया का मतलब है कि इस वांछित कैनवास का क्षेत्रफल हमारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस वांछित कैनवास का क्षेत्रफल हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, अर्थात πRL के बराबर। तो πRL को निकाल लेते हैं, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल निकल आएगा। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया πRL। पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान हमें पता है, आर का मान है 21/4, 21/4, और इसका हो स्क्वायर तो है नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जानते हैं पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर का मान हो गया 21/4, अभी निकाला है, लेकिन एल का मान तो हम लोगों ने ज्ञात ही नहीं किया। अब एल का मान हमें ज्ञात करना होगा, तभी इस सवाल को हम आगे हल कर पाएंगे। तो एल का मान ज्ञात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे साइड में। तो एल का मान हमारा हो जाएगा, हम सूत्र जानते हैं, L² बराबर R² प्लस H²। तो आर का मान हो गया 21/4 का होल स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, H था हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441, और 4 चक्कू 16 प्लस 3 यहाँ ये 9 हो गए। फिर यहाँ पे 16 ऐसे नीचे रहेगा और 441 भी ऐसे रहेगा, और 16 नेमा 144 हो जाएगा। और फिर इसको आगे हल करते हैं। जब हम इसको आगे हल करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और फिर 4 4 8 हो जाएगा, और फिर 4 और 1 5 हो जाएगा बटे 16 आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जब हम रूट लगाएंगे तो L जो हमारा आ जाएगा वो नीचे तो 4 पूरा का पूरा आ जाएगा, और यहाँ पे 585 हो जाएगा, 24.19।
चूंकि ये पूरी तरीके से तो आएगा नहीं, 25 के लिए 625 चाहिए होता है तो पूरा तो बनेगा नहीं ये 25, तो इसके लिए यहाँ पे पॉइंट में ही आएगा और ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं 2 अंकों तक ले लेते हैं, और चूंकि इसका असली जो आ रहा है वो ये है 24.186, 6 को हटाएंगे तो यहाँ पे 8 की जगह पे 9 एक अंक यहाँ पे बढ़ा लिया, तो 2 अंकों तक शुद्ध हमने ले लिया। अब यहाँ से इसको हम भाग कर लेंगे, 4 छंग 24, दशमलव का दशमलव ऐसे ही, 1 उतारा ना जाने का 0, फिर 9 उतारा, 4 चक्कू 16 और 3, फिर 0 बढ़ाया, 4 सत्ते 28 और फिर 2 4 पंचे 20, तो 6.0475 आ गया। तो यहाँ पे हम इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, 0475 है तो 7 को भी हटा देंगे, तो जब यहाँ से 7 को हटाएंगे तो 5 से ज्यादा होने के कारण यहाँ पे 4 में एक अंक बढ़ के यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.05 मीटर। तो इस तरह से ये हमारा मीटर में आंसर यहाँ पे आ गया एल का मान। अब इसी एल के मान को हम रख देंगे यहाँ पे, और जब हम एल के मान को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एल का मान यहाँ पे रख देते हैं 6.05, और अब इसको करते हैं हल आगे। तो 7 या 21, फिर 4 दूनी 2 दूना 4, फिर 2 से 11 कट गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे डायरेक्ट ही काट देते हैं, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, फिर दशमलव 0 कर ना जाने का 0, फिर 5 उतारा, फिर 2 दूना 4 और आया 1, 2 पंचे 10, इस तरह से 3.025 आ गया। तो नीचे तो कतई साफ हो गया है, ऊपर आ गया है 11 गुणे 3 गुणे 3.025, और जब हम इसकी यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 तिया 33 और 33 तिया 99, तो 99 पॉइंट करके कुछ आंसर हमारा आएगा। तो करेक्ट हमारा आंसर होगा 99.825। तो करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। इस तरह से यह सवाल भी हमारा हल हो गया और 90 का आंसर पूरी तरह से आ गया। तो दोनों चीजें हमने निकाल ली, आयतन और वांछित कैनवास का क्षेत्रफल। इस प्रकार से एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अच्छे से प्रोत्साहन देके, अपनी राय देके हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। थैंक यू।